नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए कह सकते हैं कि CDP का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम, यूपी टेट और सुपर टेट, ठीक है दोस्तों, सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें कौन सी योग्यता है। ठीक है, एक बालक जो है किसी कहानी के अनेक शीर्षक को बता रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत सृजनात्मक बालक है दोस्तों। कैसा है? सृजनात्मक रूप से सोच रहा है और अपने विचारों का उपयोग करता है। ठीक है, विचारों की उत्पत्ति से संबंधित प्रवाह या किसी अवधारणा के बारे में ज्ञान प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? विचारात्मक प्रवाह कहलाता है। इसका मतलब जो बच्चा है वो बहुत सृजनात्मक है, वो किसी चीज को अनेक तरीकों से सोच पा रहा है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसका वैचारिक प्रवाह कहा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कराए कि संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। संज्ञान जो है क्या है? एक जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। संज्ञान दोस्तों होता क्या है? संज्ञान उस शब्द को कहते हैं या उस शब्द को संदर्भित करता है जो विचार, निर्णय लेने में भाषा जैसी मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है, संज्ञान क्या है दोस्तों? संज्ञान ज्ञान के अर्जन, संगठन और उपयोग को जानने की एक क्या है? गतिविधि है। ठीक है, संज्ञान क्या है? संज्ञान ज्ञान के अर्जन और संगठन और इसके उपयोग को जानने की एक क्या है? गतिविधि है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं? जैसे सोचना संज्ञान का हिस्सा है, समझना और समस्या का समाधान करना, ये सभी क्या है दोस्तों? संज्ञान के हिस्से हैं। जबकि सेखी बघाना या घमंड करना, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? ये आपके संज्ञान का हिस्सा नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रश्नोत्तर विधि, साक्षात्कार विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि या अन्वेषण विधि। तो इसमें से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो साक्षात्कार जो है दोस्तों ये शिक्षण विधि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कराए कि एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी और समस्या को हल कर ले गया या समस्या हल हो गई। तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसा अधिगम सूझ का सिद्धांत दोस्तों, सूझ द्वारा बच्चे को समझ में आया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? सूझ द्वारा सीखना या सूझ का सिद्धांत कहा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए कि NIVH संबंधित है दृष्टिबाधितों से, श्रवणबाधितों से, अस्थिबाधितों से या मानसिक बाधितों से। दोस्तों आपको बता दें कि NIVH जो है किससे संबंधित है? दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत या मानवतावाद या रचनावाद। तो राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की क्या? रचनावाद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कहा कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन सेकंड, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि एक बच्चे को प्रेरित तभी माना जाएगा जब बच्चा जो है क्लास में एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहने का मतलब है कि जब बच्चा जो है क्लास में शिक्षक से वार्ता करेगा और अपने जो भी उसकी प्रॉब्लम रहेगी उसको स्पष्ट करने की कोशिश करने के लिए, जानने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछेगा, तो उस बच्चे को प्रेरित माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो प्रेरित है, किसी चीज़ को जानने के लिए इच्छुक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों करा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। यह कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम सुधार करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि शिक्षक को जो भी वास्तविक जीवन की स्थितियां हैं उस पे बच्चों से चर्चा करनी चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए और उनके जो थीम है या दोस्तों उनका जो भाव है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। रटना दोस्तों एकदम बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में, चुप्पी साधे रहने में, शिक्षकों को निर्देश देने में। तो अनुशासन दोस्तों एक अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस अधिगम मतलब होता है सीखना दोस्तों। किसी चीज को सीखने के वातावरण में अनुशासन जो होता है किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि बच्चों को उनके पाठ को अनुशासन में रखें और उनको रटा दें दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन एक है प्रयोजन विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना, करके सीखना, प्रयोजन विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई प्रशिक्षण या रैंकिंग। ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना या छात्रों को लेवलिंग करना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन जो करा दोस्तों ये क्या है कि किसी चीज को करके सीखना। ठीक है, उसके लिए परियोजना बनाना, किसी चीज को सीखना है उसको करके सीखा जाए, उसके लिए परियोजना बनाई जाए कि कैसे कैसे उस चीज को सीखना है। ठीक है, और सहयोग से भी सीखना, एक दूसरे के सहयोग करना किसी चीज को सीखने में या सहयोग द्वारा सीखना भी क्या होता है, एक प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोहलर वर्ग के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कोहलर वर्ग का सिद्धांत दोस्तों क्या है कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक कह सकते हैं कि संबंध स्थापित करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि इसमें सबसे गंभीर तरीके से सोचने के लिए क्या होगा कि विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे, जैसे किसी एक चीज़ को हल करना है, ठीक है, उसे हम विभिन्न तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, वो सोचना जो होता है वो गंभीर रूप से बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है, या आमंत्रित करेगा कि उस गंभीर रूप से किस चीज़ को कैसे सोचे। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। किसके कारण बच्चों में प्रतिभाशालिता होती है? एक अनुशासित दिनचर्या, बिल्कुल गलत दोस्तों, बच्चों को अनुशासन में रखना ही नहीं है। ठीक है, अनुवांशिक और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता। दोस्तों आपको बता दें कि ये बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकते हैं अनुवांशिकता और वातावरण, जिसमें दोस्तों अनुवांशिकता जो उसके अनुवांशिक लक्षण जो है वो और उस किस वातावरण में रहता है, उन दोनों के बीच की जो अंतःक्रिया है वही उसके प्रतिभाशीलता का कारण बन सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब
ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों को समावेश करना। दोस्तों कह रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त तरीका यही नहीं दोस्तों कि बच्चों को बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगा देना। दोस्तों डांटना, फटकार लगाना, उनसे कोई जोर जबरदस्ती करवाना या उनको रट कर याद करवाना, हर एक चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चों का परिवार बच्चों को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ठीक है, बच्चे ने गायों को कभी, दोस्तों इसमें जो बच्चा बता रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध निकाला जाता है, तो बच्चे का खुद का अनुभव है। बच्चे जैसा देखा है वहाँ पे कि दूध उसको कहाँ से मिलता है या कहाँ से प्राप्त होता है, उसका खुद का अनुभव है जो जवाब वो दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि बच्चे का खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। किसके आधार पर? अपने खुद के अनुभव पर वो इस चीज का उत्तर दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसी तरीके से दोस्तों अन्य वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।